What is the reason, Deep? माझा आवाज सगळ्यांना व्यवस्थित येतोय? ओके, सगळ्यांना व्यवस्थित आवाज येतोय? ओके, ठीक आहे, इट्स क्लिअर, थँक्यू. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द प्रॉब्लेम विथ ओम? ही इज सेइंग that I have completed last question, but the second last question took 6 minutes to upload, so I was not able to upload last question. Okay, in that case, what you can do, Om, after finishing this class, okay, ये क्लास फिनिश होने के बाद में वो जो तुमने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ओके, दैट क्वेश्चन यू नीड टू मेल मी इमीडिएटली. ओके, राइट डाउन द मेल आईडी. उस मेल आईडी पे तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, सो दैट यू विल गेट द मार्क्स. ओके, सी आई एम पुटिंग द मेल आईडी हियर. online@gmail.com. This is my mail ID. Okay, so you will mail me that question's answer within 5 minutes after the class ends. Okay, is that okay, Om? Okay, good. चलो ठीक है. Okay, so you was late. See, Laksh, it is your fault. Late. आपने अगर लेट एग्जाम ज्वाइन की है तो इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है. ओके, मैंने बहुत पहले से ही वहां पे पोस्ट किया था ग्रुप में. सो आपने मैसेज लेट देखा, आप भूल गए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. ओके, ठीक है. सो या व्हाट इज प्रॉब्लम? दीप ने अभी तक प्रॉब्लम नहीं बताया. दीप को मेरी आवाज आ रही है? सो यू शुड टेल ना, दीप. ओके, तुझ्या स्कूलचं लेक्चर सुरू होतं, तुला तू सरांना, मॅमला किंवा मला मेसेज करू शकतोस ना की मॅम माझं ह्या ड्युरेशन मध्ये लेक्चर आहे, सो आय कॅन नॉट अटेंड द एक्झाम. बरोबर की नाही? इट इज रॉंग ना की तुम्ही एक एक्झाम स्किप करताय, हे चुकीचं आहे ना. दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर अस. बरोबर की नाही? डोंट बी सॉरी. ओके, दिस इज, यू शुड नॉट से सॉरी, यू शुड अटेंड द एक्झाम. and if you have your school lecture in that timing, आता नेक्स्ट एक्झाम पण असतील ना वीक मध्ये, तर त्या एक्झामला पण मग असंच करायचं का? प्रत्येक एक्झाम स्किप करायची का लेक्चर असल्यानंतर? यू शुड टेल मॅम और सर दॅट माझी ह्या वेळेमध्ये स्कूलचं लेक्चर आहे, सो दॅट वी कॅन अरेंज समथिंग, इजंट इट? इट इज फॉर एव्हरीवन. Okay, so late, I think Atharva has now submitted the response. Okay, so now I'm closing the responses. जॉईन करण्यासाठी मला परत मोबाईलवर पेपर सॉल्व्ह करावा लागतो आणि मोबाईल घरी अवेलेबल नसतो. ओके, सो पेपर कम्प्युटर सॉल्व्ह करतो जर तर मला परत मोबाईलवर. ओके, सो अथर्व, याच्यामध्ये आता मला तर काही करता येण्यासारखं नाहीये. ओके, तुला काहीतरी ऑप्शन बघायला लागेल. ठीक आहे, 7 ते 8 घरी सांगायला लागेल की माझा पेपर असतो, सो प्लीज डू समथिंग, हेजन इट. सो ते माझ्या हातामध्ये काही नाहीये. सो प्रत्येकाने एक्झाम अटेंड करा, कारण कसं आहे, आता ऑनलाईन एक्झामचं तुम्हाला इथून 10वीच्या नंतर तुम्हाला बऱ्याचशा एक्झाम ज्या आहेत ऑनलाईन द्यायच्या असतात. ओके, जर तुम्हाला आत्ताच जर त्या एक्झाम विषयी थोडंसं शिकायला भेटतंय, कशा एक्झाम द्यायच्या असतात, काय द्यायचं असतं, तर तुम्हाला चांगलं आहे ना हे तुमच्यासाठी पुढे जाऊन. बरोबर की नाही? यू शुड अटेंड द एक्झाम. नाउ आय होप आज 7 स्टुडंट्सनी एक्झाम अटेंड केलेली आहे. ओके, सो उद्याची जी एक्झाम आहे ती 7 स्टुडंट्स पेक्षा जास्त स्टुडंट्सनी अटेंड केलेली पाहिजे. ठीक आहे? ओके, चलो ठीक आहे. आणि कोणाचं जर काही राहिलं असेल प्रश्न वगैरे एखादा अपलोड करायचा, तर तो प्रश्न तुम्ही मला मेल आयडी वर सेंड करू शकता विदिन 5 मिनिट्स आफ्टर एंडिंग द लेक्चर. ओके, असं कोणाला वाटतं की सर माझा हा प्रश्न राहिलाय, तिथे वरती लिहायचं, सर क्वेश्चन नंबर दिस अँड दिस आन्सर इज फॉर दिस क्वेश्चन, अँड विदिन 5 मिनिट्स इफ यू सेंड मी द आन्सर by mail, then I will give you the marks. Okay, as easy as that. Okay, so without wasting much time, we have wasted our 6 minutes. Okay, we will start our class. Just let me open the book and then we will start the class. Okay, so तुम्हाला एक्झाम मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही बोलू शकता, सरांशी बोलू शकता, माझ्याशी, मॅमशी. बरोबर की नाही? तर एक
पेपर स्किप करणे चुकीचे आहे. माझा आवाज व्यवस्थित येतोय? परत एकदा कन्फर्म करा प्लीज. दररोज सारखा क्लिअर आवाज येतोय? ओके, ठीक आहे, चलो ठीक आहे. सो वी विल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लेम. ओके, सो आय एम ओपनिंग युअर बुक. आणि आपला मेटलर्जी हा चैप्टर शुरू होता, बरोबर. वी वर स्टडिंग द मेटलर्जी चैप्टर. उस चैप्टर में हमने बहुत सारा पोर्शन कवर भी कर लिया है, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू दैट portion. Just give me a few more seconds and then we will be okay. See, now I hope my presentation is visible to you. Screen presentation, is it? It is visible? Okay, ठीक आहे, चलो. सो मेटलर्जी आपण चॅप्टर पाहत होतो. मेटलर्जी मध्ये आपण बऱ्याचशा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स, तसेच त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या, बरोबर. वी हॅव सीन द केमिकल प्रॉपर्टीज. आफ्टर दॅट वी हॅव सीन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ few of the things like oxygen, acid, water, correct. After that our main part is the reactivity series. Which metal is more reactive, or which metals are highly reactive, which are the moderately reactive metals. Okay, so we have seen that as well. After that, reaction of metals with non-metals we have seen, chemical properties of non-metals. So that this portion we have covered. Okay, what was the last portion that we were studying? Okay, metallurgy. The metallurgy is the science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy. Okay, so what exactly metallurgy is? Metallurgy is nothing but extraction of metals from their ores. Now we know that. What is ore? Ore is a raw form of metal. Okay, it may contain some impurities, and what we call that impurities? These impurities are called as gangue. Barabar? Gangue is nothing but the impurities. So what we do to get pure metal, we separate impurities from the ore, and then we get pure metal, or let us say more pure metal than it was earlier. Okay, so उसमें हमने I think first method देख ली है, Wilfley table method. We have seen that, correct. And after that we were studying the hydraulic separation method, but because of the electricity shortage we couldn't continue in the last class, correct. So we will just finish that method, and after that we will see the next thing. Okay, so इस मेथड का मैंने आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताया है कि किस तरह से रहता है. Okay, so this is the basic structure of this method. What we do is we put powdered ore here, okay, like mill. यहाँ से powdered ore यहाँ पे अंदर जाएगा, और यहाँ से वाटर का फ्लो नीचे से ऊपर आ रहा है. Okay, and there is one outlet for gangue, and this is water. Okay, so what exactly happens? Water comes from here, ore comes from here. Okay, so ore contains gangue as well as the metal particles, correct. So metal के जो particles रहेंगे, या फिर जो metal का raw form रहेगा, that will be heavier than the gangue. बराबर. gangue जो है वो impurity है, like धूल हो या फिर sand हो. These are nothing but the gangue particles. So gangue particles are lighter than the, let us say, metal particles. Okay, so पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, so what happens? Those gangue particles come upwards. Like वो जो gangue particles रहेंगे, they will lie in the upper side of this vessel, correct. इस vessel के upper side में रहेंगे, और नीचे से पानी आता जा रहा है. इसका मतलब कि अगर gangue particles यहाँ पे है, so they will go through this outlet. Okay, so this is how the gangue is separated from the let us say ore or metal particles. Okay, so concentrated, or we can say concentrated ore is the better word for the remaining thing. Okay, so what is happening here? The gangue is going out from here, and the concentrated ore is
going out from this outlet. Okay, so this is how we are separating concentrated ore from the gangue. Okay, so this is the hydraulic separation method. Why hydraulic? Because we are using water here. Okay, ठीक है, समझ रहे हो, आवाज आ रही है? Please keep responding in between so that I will know that I am audible to everyone. Okay, भाई रवि, good, ठीक है, चलिए, okay, सबको आवाज आ रही है, वेरी गुड. लो, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज द नेक्स्ट मेथड. पिछली जो मेथड थी उसमें मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि हम उस पर थोड़ा सा बात कर चुके हैं इन द लास्ट क्लास, करेक्ट? सो आवर नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. This method requires an electromagnetic machine. The main parts of this machine are two types of iron rollers and the conveyor belt moving continuously around them. One of the roller is non-magnetic while the other is electromagnetic. The conveyor belt moving around the rollers is non-magnetic, made up of leather or brass. The powdered ore is powered on the conveyor belt near the non-magnetic roller. Two collector vessels are placed below the magnetic roller. So इस सेपरेशन मेथड के बारे में हम पिक्चर को देख के ही बहुत कुछ समझ सकते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व दिस इमेज और दिस setup and then you will understand what exactly is happening here. Okay, so two rollers are here. This is one roller and again this is another roller and one conveyor belt is there. Okay, so the powdered ore is coming from this side and what is happening? This roller, see, this roller is a electromagnetic roller. Now what is electromagnetic? We should know that. Okay, electromagnet is a magnet which can be formed with the help of electricity. Correct, it is not a natural magnet. हम उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे so it will act as a magnet, and when we remove the electric supply then it will not act as a magnet, rather it will act as a let us say metal. Okay, so this is a magnetic roller, this is non-magnetic roller. Okay, so अभी ये दो सेपरेट रोलर्स मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, अगर ये मैग्नेटिक रोलर रहेगा, ठीक है, सो पार्टिकल्स जो है कुछ इस साइड में भी जा सकते हैं, करेक्ट और नॉट? तो ये पार्टिकल्स देखिए, और पार्टिकल्स मतलब कि एक्चुअल में मेटल पार्टिकल्स, हमें पता है कि मेटल मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है, बराबर? मेटल मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है. सो ये जो मेटल के पार्टिकल्स रहेंगे वो इस रोलर को चिपकने की कोशिश करेंगे लेकिन चिपक नहीं पाएंगे. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कन्वेयर बेल्ट विच इज नॉन मैग्नेटिक. ठीक है, लेकिन वो कन्वेयर बेल्ट पे यहाँ पे चिपके रहेंगे, जबकि जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स है लाइक गैंग है जो कि मेटल का हिस्सा नहीं है, वो उस रोलर को नहीं चिपकेंगे और दे डायरेक्टली फॉल इनटू दिस वेसल और दिस collector. Okay, but when this metal particles stick to this roller after coming like here, यहाँ पे कुछ आने के बाद में उस रोलर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. उस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जब वो और पार्टिकल्स, कॉन्सेंट्रेटेड और पार्टिकल जाएंगे, then they will lose the force of attraction. So that's why they will fall down, and they will fall down in this vessel. So that's how we can separate the ore from the gangue. Okay, understood this method? Yes or no? ठीक है, without okay, understood. Very good, Tanvi. Give responses promptly. ठीक है, चलो. So the particles of non-magnetic part in the ore are not attracted towards the magnetic roller. Therefore, they are carried further along the belt and fall in the collector vessel, and collector vessel places is away from the magnetic roller. At the same time, the particles of the magnetic ingredients of the ore stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessel near the magnetic roller. In this way, magnetic and non-magnetic ingredients in the ore can be separated depending on their magnetic nature. For example, cassiterite is a tin ore. It contains mainly non-magnetic ingredients
stannic oxide, that is SnO2, and the magnetic ingredient ferrous tungstate, that is FeWO4. These two separated by the electromagnetic method. So इस मेथड को यूज करने के लिए वो जो हमें हमारे पास ओर है वो किस तरह का ओर चाहिए, दैट शुड बी उसके उस ओर के जो इंग्रेडिएंट्स है दैट शुड बी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। किस तरह से कि जो मेटल पार्टिकल हम उससे प्राप्त करने वाले हैं, ओके, सो दैट पार्टिकल शुड बी मैग्नेटिक, एंड जो गैंग है जो कि इम्प्यूरिटीज है, कचरा है उस ओर में, ओके, सो दैट कचरा शुड नॉट बी मैग्नेटिक। अगर कचरा भी मैग्नेटिक है तो क्या हो जाएगा, वो उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर के वेसल में ही गिर जाएगा। सो देयर इज नो advantage of this separation method. Okay, so we have to select the proper ore to use this method. Now next method is froth flotation method. Okay, froth flotation method जो है वो नाम से ही बहुत कुछ बता देती है। So पहले मैं इसको रीड करूंगा, बाद में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, the froth flotation method is based on two opposite properties, that is hydrophilic and hydrophobic of the particles. Here the particles of metal sulfide, due to their hydrophobic property, get weighted mainly with oil, while due to the hydrophilic property, the gangue particles get weighted with water. By using these properties, certain ores are concentrated by froth flotation method. See, in this method, the finely ground ore is put into a big tank containing ample amount of water. Certain vegetable oil, such as the pine oil, eucalyptus oil, is added in the water for the formation of froth. Pressurized air is blown through the water. There is an agitator rotating around its axis in the center of the flotation tank. The agitator is used as per the requirement. Bubbles are formed due to the blown air. Due to agitation, a foam is formed from oil, water and air bubbles together. Due to the agitating, this foam rises to the surface of water and floats. That is why this method is called froth flotation method. Okay, so इस जब मैं पैराग्राफ रीड कर रहा था तभी आपको कुछ चीजें समझ में आ चुकी होगी, बाकी चीजें जो है अभी हम समझ लेते हैं। ओके, so this is the setup for this froth flotation method. इस सेटअप में हमें क्या क्या दिख रहा है, वन एजिटेटर इज देयर, एजिटेटर फॉर हम अगर उसे हिंदी में कहे या फिर मराठी में रवी जी म्हणतो, बरोबर, ताक किंवा ताक घुसळण्यासाठी किंवा दही घुसळण्यासाठी जे वापरतात रवी, बरोबर, दॅट इज एजिटेटर. सो एअर सप्लाय इज गिवन देयर एज वेल, एअर सप्लाय इज ऑल्सो हियर. ओके, आफ्टर दैट देयर इज सम एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर हियर, मतलब बहुत सारा पानी है इस टैंक में. ओके, and what we are doing, we are putting some oil into it as well. Okay, we are putting oil into it. So जैसे कि आपको पता होगा कि ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकते, बराबर, they cannot be mixed together. Okay, they will be always separate. So what we will do, we will put the finely ground ore, मतलब अच्छे से पीसा हुआ जो ore का पाउडर रहेगा, that powder we will put into this water. Now what happens, see, एयर सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे एयर है, इस पानी के अंदर हम एयर भी छोड़ रहे हैं. ओके, एंड एजिटेटर को भी हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम उसको उसमें रवि भी चला रहे हैं. ओके, तो व्हाट विल हैपन, इसमें पानी भी है और तेल भी है, सो वो ऑयल भी है. सो व्हाट विल हैपन, ऑयल का फ्रोथ जनरेट होगा. क्या होगा जनरेट, फ्रोथ जनरेट होगा. क्यों, क्योंकि ऑयल कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकता. ओके, इट विल ऑलवेज ट्राई टू बी सेपरेट फ्रॉम वाटर, एंड व्हेन वी विल ब्लो द एयर एंड वी विल एजिटेट, then what will happen, the froth will be generated. Now जो और हम यूज कर रहे हैं उसमें जो गैंग पार्टिकल्स रहेंगे, दे आर हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक यानी कि क्या, दे कैन डिजोल्व इन वाटर. गैंग पार्टिकल्स कैन डिजोल्व इन वाटर, whereas the concentrated ore particles are hydrophobic. Hydrophobic means what, they will not mix up with water. Either they will get wetted because of oil, मतलब कि वो ऑयल के साथ चिपक जाएंगे. Okay, they will not
get wetted because of water. तो देखिए एयर बबल्स जनरेट हो रहे हैं, फ्लोट जनरेट हो रहा है, और उसी फ्लोट के साथ साथ हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड का ओर है वो चिपक रहा है. ओके, दैट इज sticking to that fruit, and this fruit is taken out here. See, we are collecting the fruit here. So what actually we are collecting? We are collecting the concentrated sulfide ore and gangue particles जो कि पानी में डिजोल्व हो चुके हैं. ओके, वो कभी भी ऊपर नहीं आएंगे. So they will be like here. समझ रहे हो? This is the मेथड. अभी पिछली एक हमने मेथड देखी थी. इस मेथड में हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में और इस मेथड में व्हाट इज द डिफरेंस कि यहाँ पे एजिटेशन नहीं हो रहा है. ओके, एजिटेशन नहीं हो रहा है, सो फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है, एंड हियर ओनली वाटर इज देयर. सो वाटर का फोर्स नीचे से है, सो गैंग पार्टिकल्स कहाँ पे जाएंगे? ऊपर जाएंगे ना. सो ऑयल यहाँ पे है ही नहीं, सो कॉन्सेंट्रेटेड और जो है वो हेवी है तो वो नीचे ही आएगा. So that is the difference between flotation method and hydraulic separation method. Okay, so this is the difference. Now next method is leaching. Now what is the leaching method? The first step in the extraction of metals aluminium, gold and silver from their ore is the method of leaching. In this method, the ore is soaked in a certain solution for a long time. The ore dissolves in that solution due to the specific chemical reaction. The gangue, however, does not react and therefore does not dissolve in this solution, so it can be separated. For example, concentration of bauxite, the aluminium ore, is done by leaching method. Here, bauxite is soaked in aqueous NaOH or aqueous Na2CO3, which dissolves the main ingredient alumina in it. Okay, so अभी इस लीचिंग मेथड को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये किस तरह से होती है. ओके, लेट अस सपोज यू हैव अ मिक्सचर ऑफ टी पाउडर एंड शुगर. ठीक है, शुगर का भी पाउडर पकड़ के चलिए. सो देयर इज अ फाइन टी पाउडर, फाइन शुगर पाउडर. तो अभी आपको बोला गया है कि इसको सेपरेट करना है. व्हाट यू विल डू टेल मी. यू मेक टी. ठीक है, आप चाय बनाएंगे. सो उसमें क्या होगा? चाय बनाने के बाद में व्हाट वी विल डू? We will filter out the tea powder. Correct? टी पाउडर को हम क्या करेंगे? फिल्टर आउट कर लेंगे. और वो जो शुगर थी वो शुगर कहाँ पे है? That is dissolved in the tea. बराबर, वो शुगर टी में डिजोल्व हो गई. सो हमने क्या सेपरेट आउट किया? सिर्फ टी पाउडर सेपरेट आउट कर लिया फ्रॉम शुगर. नाउ सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है लीचिंग मेथड में? इस टाइप के ओर को, लाइक एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, उसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, एक्वेस सॉल्यूशन में रखा जाता है. तो इससे क्या होता है? एक्वेस सॉल्यूशन में रखने से क्या होता है कि वो जो मेटल है, दैट इज एल्यूमिना. ओके, एल्यूमिना इज नॉट मेटल, इट इज रॉ फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, इट हैज टू बी वर्क ऑन इट, मतलब उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें एल्यूमिनियम मिलेगा. लेकिन एल्यूमिना जो है वो दैट इज एक्टिंग एज अ शुगर. अंडरस्टैंड? सी, एल्यूमिना विल dissolve in that solution, that might be NaOH or Na2CO3. so alumina dissolve हो जाएगा, and what is our tea powder? that is gangue particles. मतलब वो particles dissolve नहीं होंगे. हमारी टी पाउडर dissolve होती है क्या चाय में? नहीं होती है. ठीक है, so इसी तरीके से we can filter out that gangue from the ore and we will get the alumina out. Okay, so this is the leaching method. What is the electronic definition of oxidation and reduction? Now reduction means what? When an atom gets one electron, then that method or the process is called as a reduction process. Whereas if an atom loses electrons, okay, if an atom loses electrons, then it is oxidation process. Okay, is it the correct or vice versa is correct? बताइए, मैंने जो बताया वो करेक्ट है या फिर इसका उल्टा है? When the metal or when the atom gets electron, then it is a reduction. When an atom loses electron, then it is the oxidation. बताइए, किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. What is the reason? Tanvi alone is giving the response from last 6 minutes. What about others? बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है?
बताइए, स्टिल नो रिस्पॉन्स। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? प्लीज जस्ट पुट यस एवरीवन। ओके, लावण्य ठीक है, यस। जब मैं बोल रहा हूं आपको पुट करना है कुछ तो एटलीस्ट आप यस और नो तो टाइप कीजिए। ओके, आपको आंसर नहीं आता है दैट्स फाइन, बट व्हेन यू पुट यस देन आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लिसनिंग टू मी। ठीक है, चलिए। फिर भी अभी दो लोगों ने ही रिप्लाई दिया है, बाकी लोग? भैरवी, okay, it wasn't Bhairav, it wasn't actually the question. Yeah, it was just I was telling about oxidation and reduction that we will see in the next part also. Okay, during the extraction of metals from their ores, metal is obtained from the cation of the metal. In this process, the metal cation is to be reduced. How to bring about the reduction depends on the reactivity of metal. We have already learned about the reactivity series. Okay, so now the reactivity comes handy here. See, extraction of metals. Now, extraction of reactive metals. Reactive metals को extract किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा सीखेंगे। See, the metals at the top of reactivity series are highly reactive. Their reactivity decreases down the series. For example, potassium, sodium, aluminium are reactive metals. Reactive metals have large capacity to form cations by losing the electrons in their outermost shell, as we all know that. For example, reactive metals react vigorously with dilute acids to give hydrogen gas. Highly reactive metals burn by reacting with oxygen from air at the room temperature. Their extraction has to be done by electrolytic reduction. For example, the metals sodium, calcium, and magnesium are obtained by electrolysis of their molten chloride salts. In this process, metal is deposited on the cathode while chlorine gas is liberated at anode. The electrode reactions during the electrolysis of molten sodium chloride to get metallic sodium are as shown below. तो यहाँ पे हमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्सट्रैक्शन किस तरह से होता है इसके बारे में बताया। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स? दे हैव अ प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड द फॉर्म कैटायंस। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं देन देयर इज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट एटम एंड दैट इज कॉल्ड एज कैटायन। ओके, तो आज के एग्जाम में क्वेश्चन भी था बराबर, सोडियम is the I think highly reactive metal, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इन तरह के मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? तो हमें पता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो रहते हैं दे विगोरसली रिएक्ट विथ एसिड्स, इवन डाइल्यूट एसिड्स। ओके, यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड यानी कि थोड़ा सा लो पावर वाला एसिड। उसे डाइल्यूट किया जाता है बाय एडिंग सम वाटर और केमिकल। ओके, नाउ एंड वी एज यू ऑल नो दैट सोडियम इज आल्सो very highly reactive metal that it can burn at room temperature by reacting with oxygen present in our environment. Okay, तो इतना रिएक्टिव ये हाइड्रोजन मेथड सोडियम मेटल रहता है। सो इसका एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जा सकता है? सो फॉर extraction of metals like sodium which are highly concentrated, we use their salt solutions. Okay, अभी salt solution सोडियम का कौन सा है? NaCl, that is we can say our day to day salt, मतलब कि हमारे जो कुकिंग में सॉल्ट रहता है that is salt. Okay, so actually that salt is not used. Okay, सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पे यूज हो रहा है that is the raw form or that is kind of ore. Okay, जो सोडियम क्लोराइड हमारे कुकिंग में रहता है that is बनाया हुआ है वो, that is not found in nature. Okay, मतलब actually found in nature but we do some processes on it. ठीक है, so what we do, we use salt solution of highly reactive metals to extract the metals from that. And to extract the metals from salt solution, we have seen one experiment I think in the लास्ट चैप्टर दैट इलेक्ट्रोलिसिस इज द बेस्ट मेथड। बराबर, ये एक टैंक में ऐसा सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा,
दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, बराबर। सो कैटायंस विल बी स्टिकिंग टू वन इलेक्ट्रोड एंड एनायंस विल बी स्टिकिंग टू अनदर इलेक्ट्रोड। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो कि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी आई थिंक पढ़ी है, करेक्ट। सो देखो कैथोड का रिएक्शन किस तरह से रहेगा, Na प्लस प्लस ई दैट इज Na रिडक्शन, मतलब कि इस आयन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। सो Na हमें मिला, सी दिस इज द आयन ऑफ सोडियम and we add one electron, so pure Na that is sodium we have got, that is reduction process। एनोड रिएक्शन क्या रहेगी, 2Cl माइनस, मतलब क्लोरीन में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन या फिर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, यस क्लोरीन हमने फिर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दैट इज ऑक्सीडेशन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां से क्लोरीन से निकाल दिए, सो दैट इज ऑक्सीडेशन। सो वी हैव गॉट द क्लोरीन गैस। सो यहाँ पे हम सेपरेट आउट कर रहे हैं सोडियम और क्लोराइड को। ओके, सो दैट्स हाउ वी गेट द highly reactive metals extracted from their salt solution। ठीक है, so we are now going to see how aluminum is obtained by electrolytic reduction of aluminum oxide in the ore bauxite। okay, so aluminum का extraction किस तरह से होता है वो हम लोग देखते हैं। so aluminum के यहाँ पर कुछ specifications दिए हैं। aluminum का symbol होता है Al, color is silver white, atomic number is 13 and electronic configuration is 283, that means first shell contains 2 electrons, second shell contains 8 electrons, although the last shell or the third shell is having capability of containing 8 electrons, but there are only 3 electrons present in the outermost shell of aluminum। okay, so that's why the valency of aluminum is also 3। aluminum being aluminum being a reactive metal does not occur in nature in its free state। okay, so मतलब कि जो कुछ भी highly reactive metals है वो कभी भी प्योर फॉर्म में नेचर में मिलेंगे ही नहीं। why they will not occur in the nature freely, because they will quickly react with the substances around them। okay, so हमने कहा ना कि वो बहुत रिएक्टिव है। so aluminum is the third highly abundant element in the earth crust after oxygen and silicon। aluminum is extracted from its ore bauxite। bauxite का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, that is Al2O3 and H2O। bauxite contains 30% to 70% of Al2O3 and remaining part is gangue। okay, so it is aluminum oxide we can say। so it is made up of sand, silica, iron oxide etc। there are two steps in the extraction of aluminum। so aluminum के बारे में हमें और क्या बताया गया है कि aluminum is the third highly abundant element, मतलब कि aluminum अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाने वाला तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तीसरा element है after oxygen and silicon। okay, there is abundance of oxygen and silicon present on the earth crust। okay, so aluminum comes at third number। so aluminum का जो और रहता है that is bauxite। bauxite के अंदर 30% से लेके 70% तक एल्यूमिना रह सकता है। okay, this is alumina और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हम इसको कह सकते हैं। so एल्यूमिना, और जो बाकी पार्ट रहता है, अगर 70% एल्यूमिना है तो 30% गैंग रहेगा, 50% alumina है तो 50% gang रहेगा। okay, so gang is the impurity as we all know that it is made up of sand, silica, iron oxide। so gang के जो particles है वो क्या रह सकते हैं, it can be sand, it can be silica, or it can be iron oxide as well। so there are two steps of extraction of aluminum, which are those we will see। concentration of bauxite ore। now bauxite is a raw form of aluminum। okay, so bauxite is the main ore of aluminum। silica SiO2, ferric oxide Fe2O3 and titanium oxide that is TiO2 are the impurities present in the bauxite। we also call them as gangue। separation of these impurities is done by leaching process using either Bayer's method or Hall's method। in both these methods
Finally, the concentrated alumina is obtained by calcination. Okay, now see, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम के सेपरेशन के लिए कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग लीचिंग मेथड। लीचिंग मेथड में मैंने आपको बताया था चाय का एग्जांपल देके, बराबर, कि आप चाय पाउडर को, टी पाउडर को और शुगर को किस तरह से सेपरेट करेंगे। So that is a leaching process. I hope you remember that. Okay, we have just seen that process. In the Bayer's process, the ore is first ground in ball mill, then it is leached by heating with concentrated solution of caustic soda. See, अभी now which is the solution जिसमें हम उसको डाल रहे हैं ore को, that is caustic soda, concentrated solution of caustic soda, that is NaOH, at 140 to 150 degree Celsius under high pressure for 2 to 8 hours in a digester. तो हम क्या कर रहे हैं? एल्यूमिनियम ओर को, that is bauxite को, we are putting in a mill at a temperature of 140 to 150 degree Celsius in the caustic soda solution for 2 to 8 hours. ठीक है, इतना हो गया। Aluminium oxide being amphoteric in nature, it reacts with the aqueous solution of the sodium hydroxide to form water soluble sodium aluminate. This means that bauxite is leached by sodium hydroxide solution. तो देखिए, बॉक्साइट में से जो एल्यूमिनियम रहेगा, बॉक्साइट में जो एल्यूमिना रहेगा या फिर एल्यूमिनियम का कंटेंट रहेगा, that will dissolve into that solution. Okay, and the new solution is formed, that is sodium aluminate. Okay, this is sodium aluminate. ये solution form हो जाएगा जब हम टी पाउडर को और शुगर को पानी में डालते हैं, तो पानी में ही बचता ना, that becomes tea, isn't it? So that is why जब हम बॉक्साइट को, एल्यूमिनियम के ओर को इस सॉल्यूशन में डालेंगे, NaOH सॉल्यूशन में डालेंगे, so it will not be NaOH solution anymore, or it won't be caustic soda, it will be sodium aluminate. Okay, so this is the chemical reaction that happens inside that ball mill. Now the iron oxide in the gangue does not dissolve in the aqueous sodium hydroxide, it is separated by filtration. See, जो अभी गैंग पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, बराबर। सो वी कैन टेक दैट आउट विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमें पता है, बराबर ना। तो हाउएवर सिलिका इन द गैंग dissolves in aqueous solution in aqueous sodium hydroxide to form water soluble sodium silicate. See, now problem is what, कि जो आयरन ऑक्साइड था वो तो डिसॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जो सिलिका थी, सिलिका इज ऑल्सो गैंग पार्टिकल, that dissolves in that aqueous solution. Okay, so सिलिका भी उसके साथ में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है. So what we will do, we will see aqueous sodium aluminate is diluted by putting in water and is cooled at 50 degrees Celsius. This result in precipitation of aluminium oxide, sorry hydroxide. ठीक है. So अगर हम उसे वाटर में रखते हैं, see उस सोडियम एल्यूमिनेट का अगर हम वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाएगा और NaOH फिर से सेपरेट हो जाएगा. सो दिस इज द प्रोसीजर. ठीक है, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज वाटर, NaOH दैट इज सॉल्यूशन, एंड दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो इस तरह से सेपरेट हो गया इन द हॉल प्रोसेस. नाउ दिस वाज बेयर्स प्रोसेस. ओके, ये जो हमने अभी तक पढ़ा, दैट वाज बेयर्स प्रोसेस. इन द हॉल प्रोसेस the ore is powdered and then leached by heating with the aqueous solution of सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, अभी यहाँ पे अलग सॉल्यूशन यूज किया गया है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज किया गया है इन द डाइजेस्टर टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट. देन सी सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे यूज किया है, वहां पे क्या यूज किया था, एकॉस्टिक सोडा यूज किया था. सो देन द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर फिल्टर आउट. सिमिलरली वो जो हमारा एल्यूमिनियम का पोर्शन रहेगा दैट विल dissolve in that solution and impurities or gangue will not dissolve in the solution. The insoluble impurities are filtered out. So the filtrate is warmed and neutralized by passing carbon dioxide through it. This results in the precipitation of aluminum hydroxide. So इसी तरह से हमें aluminum hydroxide मिल रहा है by Hall process
as well as by Bayer's process. So what is the difference between these two processes? The difference is only in the solution that is being used. Okay, so solution में ही difference है, बाकी सारी process जो है वो same ही है. तो यहाँ पे NaOH इस्तेमाल किया गया था, बराबर. तो यहाँ पे Na2CO3 यूज किया गया है. सो थोड़ी सी जो रिएक्शन है या फिर केमिकल एक्शंस रहेंगी वो डिफरेंट आएंगी, लेकिन द आउटपुट इज सिमिलर. ओके, सो द प्रिसिपिटेशन ऑफ aluminum hydroxide obtained in both Bayer's and Hall's process is filtered, washed, dried, and calcinated by heating at the 1000 degrees Celsius to obtain alumina. Okay, so this is how we obtain the alumina. Now, electrolytic reduction of alumina. Now, what is electrolytic reduction of alumina? We will see that. In this method, electrolysis of molten mixture of alumina, melting point is 2000 degrees Celsius, is done in the steel tank. The tank has a graphite lining on the inner side. Now see, अभी तक हमें क्या मिला है? We have got alumina only. ठीक है, यहाँ तक. See, हमने बोला था ना कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के दो स्टेप्स रहेंगे. सो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज लीचिंग प्रोसेस हमने किया, दो अलग अलग सॉल्यूशंस यूज किए फॉर द बॉक्साइट दैट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम. बराबर, कौन से सॉल्यूशन यूज किए? NaOH यूज किया, या उसके बाद में Na2 which was that, yeah, Na2CO3, that this was the solution that we used. So ये सब यूज करने के बाद में भी हमें क्या मिला? We got the alumina which is not pure aluminium but we need pure aluminium. Okay, so this is the second step. जो हमने दो स्टेप की बात की थी, that is this is the second step, electrolytic reduction of alumina. So इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. इसमें क्या क्या दिया गया है? The tank has graphite lining on the inner side. This lining does the work of cathode. See, this black line, as you can see, this black line is the graphite line. Okay, this is the graphite line, and which is acting as a cathode. Okay, this is which it is acting as a cathode. Again, we are doing the electrolysis process. Okay, so a set of graphite rod dipped in the molten electrolyte work as an anode. अभी ये जो गोल्डन कलर के जो इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रहे हैं, दे आर अगेन what are they? They are graphite rods. वो भी graphite rods ही है. Okay, but they will act as anode. Okay, so cryolite, that is Na3Al(F6) and fluorspar, that is CaF2, are added in the mixture to lower its melting point up to 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहता है. सो ये दो सब्सटेंसेस को ऐड करने के बाद में उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है. नाउ व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड दिस चैम्बर? वी विल सी. Aluminium is deposited on the cathode on the passing electric current. Molten aluminium being heavier than the electrolyte, it is collected at the bottom of the tank. It is taken out from there time to time. Oxygen is liberated at the anode. Okay, so जैसे कि हमने देखा है कि कैथोड पे क्या जमा होता है? हमेशा कैथोड पे मेटल्स जमा होते हैं. ओके, मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो जमा होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, और एनोड पे जो नॉन मेटल सब्सटेंस रहेगा दैट विल बी कलेक्टेड. ओके, so this is how aluminum is a metal. Okay, so that will stick to the cathode. See, this graphite rod that is in the bottom here, so this is acting as a cathode. Okay, so aluminum will stick to it. Aluminum will stick to it. So ये जो लेयर दिख रही है ना यहाँ पे ज्यादा रेड वाली, so this layer is of aluminum. So aluminum को हम इस आउटलेट से बाहर निकाल सकते हैं. Now, molten aluminium being heavier than the electrolyte is collected at the bottom of the tank. It is taken out from there time to time. Oxygen gas is liberated at the anode. Now, alumina में रहता क्या है? Alumina का formula is this. Alumina is this. Al2O3. मतलब alumina is form of oxide of aluminium. Aluminium है उसमें ऑक्सीजन है. ठीक है. So इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. नो, दिस मिक्सचर इज ऑफ एल्यूमिना ओनली. ओके, दिस मिक्सचर इज ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार. सो दीज थ्री थिंग्स आर मिक्स्ड इन दिस मिक्सचर. ओके, सो आई होप, और ये जो टैंक है, दिस टैंक इज ऑफ स्टील टैंक. सो आई होप यू अंडरस्टैंड
दिस स्ट्रक्चर। ये आपको समझ में आ गया है, आई होप, इज इट? बताइए सर, चलिए सर लोग। ओके गुड, ठीक है। So the electrode reactions are as shown below. तो एनोड रिएक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे, सो ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे, सो रिडक्शन पे होगा, सो हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट विद द एनोड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द एनोड्स हैव टू बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे गॉट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। सो वो जो ऑक्सीजन है वो उन ग्रेफाइट रॉड के साथ में रिएक्ट होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है, so that will react with this and it will form कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि यहाँ पे कार्बन चढ़ जाएगा। ओके, सो समय समय पे हमें ये जो ग्रेफाइट रॉड्स रहेंगे इनको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, so that will stop the electrolysis process, that's why we need to change those rods when necessary। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ। ओके, सो नोबडी विल लीव द क्लास फॉर 2 minutes। ओके, सो आई थिंक somebody, Aparna, had joined but now she is not present here, so let me just check। okay, I am just announcing once again, Atharva has submitted paper। After that, Ritik Parab has submitted paper। ठीक है, so उसके बाद में ओम मेथा has submitted the paper। अर्शद सैयद, लावण्या कारभारी, तन्वी काळे, लक्ष्य कोहाड़ and भैरवी नेरुरकर। ओके, सो दीज पीपल हैव सबमिटेड पेपर। इन लोगों के मुझे रिस्पॉन्स आए हैं। अगर किसी ने दिया है लेकिन मैंने नाम नहीं लिया है, ऐसा कोई है तो मुझे बताइए। ओके, चलिए, सो शैल वी से बाय बाय नाउ। ओके, चलिए बताइए, नो डाउट रिगार्डिंग एग्जाम। अगर आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी आई है तो बताइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एग्जाम, अगर कोई है आपको प्रॉब्लम तो आप तो आप माइक भी ऑन कर सकते हैं आज। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो। सो कल के एग्जाम के लिए भी सेम सिमिलर प्रोसीजर रहेगी। 6:55 को आपका फॉर्म रिस्पॉन्स लेना शुरू हो करेगा। ओके, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट 6:55। ठीक है, और आपको 8 बजे से पहले फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ओके, सो बाय बाय एवरीवन। सब लोग बाय बाय कहिए और नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। ठीक है, बाय बाय कहेंगे और लीव करेंगे। चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।